नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 37। दोस्तों अभी तक हमने 36 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट कर लिए हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल दोस्तों स्वागत अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर जाती है। तो एक बार देर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 30 प्रैक्टिस सेट, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। 30 नंबर की क्लास है। आज कितना नंबर आप लोग ला रहे हैं, 30 में से कितना स्कोर आज आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। जल मंदिर का संबंध जो है निम्न में से किससे है। इस्लाम धर्म से है, हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है या आपके जैन धर्म से है। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल मंदिर का संबंध जो है निम्न में से किससे है, तो आपके जैन धर्म से संबंध है। क्या हो जाएगा, जैन धर्म यहाँ पे होगा। जल मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। यह मंदिर नालंदा के समीप जो है पावापुरी में तालाब के बीच स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है संगमरमर यानी कि मार्बल, जो आपके मार्बल पत्थर होते हैं उन पत्थरों से किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्याएं कितनी है। 52 तहसील है, 358 है, 424 है या 526 तहसीलें हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में टोटल 424 तहसीलें हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर मत जाइएगा कि पहला ऑप्शन है, मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी आंसर भी गलत हो जाते हैं। आप लोगों को कमेंट्स आते हैं, ठीक है, गलत में ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। अच्छा वीडियो होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोगों को कमेंट बहुत कम होते हैं। लेकिन एक गलती हो गई, क्योंकि दोस्तों गलती सबसे होती है, गलती से ही इंसान सीखता है, गलती सबसे होती है। तो गलती को मैं हमेशा स्वीकारता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 52 आपके ज़िले हैं, ठीक है, और 424 कितने हैं आपके टोटल मध्य प्रदेश में तहसीलें हैं। और मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 308,252 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है आपका। और मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें अगर पूछा जाता है तो अभी तक 2000 जनवरी 19 में 424 तहसीलें थी मध्य प्रदेश की। आपके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं पहले आपकी 320 थी, तो छत्तीसगढ़ में कुछ चली गई जब आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ आपका। कब हुआ था, 2001 में हुआ था कि 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ मध्य प्रदेश से, सभी लोग नीचे कमेंट करें, यह भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, तो 230 संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। अमीबा आता है, कछुआ आता है, फर्न आता है या हेल आता है। सरीसृप जो वैसे जीव कहलाते हैं जो सड़क कर चलते हैं। ठीक है, तो सरीसृप मतलब क्या होता है। देखिए कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आएगा, जबकि व्हेल स्तनधारी जंतु है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ जंतु है। वास्तव में सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सड़क कर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं, लेकिन यहाँ कछुआ भी आपकी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कछुआ की जो चाल होती है बहुत सड़क कर भी चल लेता है, वो पैर अपने अंदर भी कर लेता है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 हैं, 13 हैं या 22 हैं। तो दोस्तों हमारे भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश की बात करते हैं। दिलों की धड़कन में बसने वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों। इसमें कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपके 13, कुल 13 की 11 हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोगों तो वाकई में होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना शामिल राष्ट्रीय उद्यान है आपका। और मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भी है, ये भी लोग नोट कर लेंगे कि पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ परियोजना में शामिल हो वह आपका कौन सा है, तो कान्हा
किस लिए राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में पूछा जाता है तो भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्य जीव अभयारण्य है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस जो है सभी लोग जानते हैं दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो दिसंबर माह में यानी 3 दिसंबर को क्या है, जो वे लोग जो दोस्तों हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांगता के विषय में जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है। चेचक से है, हैजा से है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से है या आपके मलेरिया से है। अगर आपसे आपका आंसर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फटाफट कमेंट करें, क्योंकि अपने को छिपाई नहीं, अपने के टैलेंट को छुपाना नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है, कमेंट करना है और आज बताना है आज का किशोर आज का स्कोर जो है आप लोगों को क्या जा रहा है। तो रोनाल्ड रास का जो संबंध दोस्तों मलेरिया से है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि रोनाल्ड जो रास है दोस्तों प्रसिद्ध एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। ठीक है, रोनाल्डो आपका एक फुटबॉलर खिलाड़ी है तो वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, एक रोनाल्ड रास प्रसिद्ध एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें जो है 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज करने वाले चिकित्सक कौन से हैं, तो आपके रोनाल्ड रास है। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1902 में दिया गया था। इनका रोनाल्ड रास का जन्म 13 मई 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। यानी इनका जन्म भारत में ही हुआ था दोस्तों। कहाँ पर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी बेस्ड हर एक क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। छिंदवाड़ा है, इंदौर है, भोपाल है, नीमच है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो इंदौर बड़ा है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला सबसे बड़ा पूछा जाता है तो छिंदवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी तक टोटल 52 जिले हैं। 52 जिलों को मध्य प्रदेश के 10 मंडलों में विभाजित किया गया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में गाँव की संख्या अगर पूछा जाता है तो 55,429 टोटल गाँव हैं। और मध्य प्रदेश में जिलों में जनसंख्या में आपका इंदौर है और क्षेत्रफल में आपका छिंदवाड़ा जो है सबसे बड़ा है। और अगर पूछा जाता है कि दोस्तों क्या पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका दतिया है। सभी लोग नोट कर लेंगे, हरदा और दतिया। ठीक है, छिंदवाड़ा और आपका क्या है, इंदौर और छिंदवाड़ा और हरदा और दतिया। अगला प्रश्न देखेंगे, संक्रमण रहित धातु कौन सी है दोस्तों। कोबाल्ट है, निकिल है, लोहा है, एल्युमिनियम है। तो संक्रमण रहित धातु कौन सी है, आपकी एल्युमिनियम धातु जो है संक्रमण रहित धातु कहलाती है। मेरे सभी प्यारे मित्र पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है संक्रामक रोग नहीं है। मलेरिया, डेंगू, पोलियो, टिटनेस। दोस्तों इनमें से एक ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग में नहीं आता। देखिए सभी लोग, मलेरिया एक संक्रामक रोग है, डेंगू एक संक्रामक रोग है, पोलियो संक्रामक रोग है, लेकिन टिटनेस का जो रोग है ये संक्रामक के कारण नहीं होता। टिटनेस रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि डेंगू, मलेरिया, पोलियो ये सभी संक्रामक रोग आते हैं, इन्फेक्शन डिसीज होते हैं। टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यह बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस का अन्य नाम क्या है, धनुष टंकार है। धनुष टंकार एवं लार्जा भी है, ये भी आ जाता है। ठीक है, लार्जा और धनुष टंकार ये टिटनेस के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। हाइड्रोजन तत्व की, ऑक्सीजन तत्व की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। तो सभी लोग जानते होंगे यह प्रश्न, सभी मेरे किसान मित्र हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं आप लोग। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव होती है, तो नाइट्रोजन तत्व की क्या है होती है दोस्तों, फसल चक्र यानी क्रॉप जो साइकिल होता है उसके द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता होती है। फसल चक्र सभी लोग जानते हैं, पहले दूसरा बोया जाता है, पहले एक बार बोया जाता है, कौन सा बोया जाता है, ठीक है, जो जड़ें क्या हो, ठीक है, जो जड़ें नीचे तक जाती हो। एक बार फसल होती जो जड़ें जिनकी ऊपरी होती हैं, ठीक है, तो ये फसल चक्र कहलाता है। और इसका कारण यही है, फसल चक्र में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं, राइजोबियम लेमुमेनिसोरम होता है और पाए जाते हैं ये दोस्तों। बहुत ही धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है,
पत्तियों में देखी जाने वाली नसें कार्य करती हैं। जो पत्तियों में देखी जाने वाली नसें हैं वह श्वेत का कार्य करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, भंडारण का कार्य करती हैं या प्रवाहकत्व का कार्य करती हैं। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। आज अगर चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्लासेज ज्वाइन की है, 30 प्रश्न देख के जाइए, अंत तक देख जाइए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जब अंत तक 30 प्रश्न देखेंगे तो सिलेक्शन का रास्ता आपको आसान होता दिखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि पत्तियों में देखी जाने वाली नसें कार्य करती हैं, प्रवाहकत्व का कार्य करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक जो है पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है। यहाँ सभी स्वपोषी पौधे पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफार्म एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक दवा है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है दोस्तों? नाइट्रोजन का है, हीलियम का है, हाइड्रोजन का है या आपके ऑक्सीजन का है? तो ड्यूटेरियम दोस्तों निम्न में से किसका समस्थानिक माना जाता है? तो आपके हाइड्रोजन का समस्थानिक माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटेरियम। नोट कर लेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेरियम। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान या परमाणु भार भिन्न होते हैं वे समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन इनके भारों में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि जो है इनमें से कौन सी होगी? क्रियात्मक शोध, सेमिनार, केस स्टडी, इनमें से सभी। तो समस्यात्मक बालक का, समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं उनका पता लगाना हो, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना, आपके लिए समझना, आपके लिए खोजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो समस्याग्रस्त बालक को पता लगाने में मदद करेंगे। आप ही लोग हैं, तो वह कौन है? तो आपका दोस्तों केस स्टडी विधि होती है। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि जो है का सहारा लिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग आपका द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग या इनमें से सभी। बेहतरीन लाजवाब है, बेहतरीन लाजवाब केमिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन है। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सी कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में करिए दोस्तों। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मास नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर आप यहाँ पे 3 नंबर लगा के, देखिए मिसप्रिंट हो जाता है। देखिए मैं आपसे बोला था कि मिसप्रिंट होता है, ठीक है, क्योंकि टाइप में मिसप्रिंट हो जाता है। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या यानी कि नंबर ऑफ मास कहलाता है। और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में स्थित होते हैं। और परमाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग आपका क्या कहलाती है? नंबर ऑफ मास। क्या कहलाता है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, प्लस में होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? रक्त होती है, ऊतक होता है, कोशिका होती है, प्रोटीन होता है। तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, मूलभूत इकाई आपकी कोशिका होती है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह स्वजनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा सा छोटा भाग संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है। कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और कोशिका का अध्ययन कोशिका जैविकी कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत मुश्किल होता है, आसान होता है, असंभव होता है या इनमें से? तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों, सही एवं सटीक आंसर क्या हो जाएगा। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एक बार समझ लीजिए,
संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करती है। यही बल घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। अतः शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना असंभव होगा। जब घर्षण ही नहीं है तो चल कैसे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति हो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वस्तु का भार कैसा होगा। अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा, भारहीन होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार होगा यानी बहुत कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दोस्तों अब गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थित हो, गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वस्तु का भार कैसा होगा। तो वस्तु का भार दोस्तों भारहीन लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है दोस्तों वह क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान एवं गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के बराबर होता है। जब भैया किसी चीज में गुणनफल अगर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, किसी संख्या में जीरो का गुणा करेंगे वह शून्य हो जाएगा। अतः वह भार द्रव्यमान जो है गुरुत्वाकर्षण बल के क्या हो जाएगा, बिना भारहीन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है। जल संरक्षण से है, वैज्ञानिक अनुसंधान से है, पर्यावरण संरक्षण से है, या भूमि सुधार से है। तो आपकी जो सुश्री मेधा पाटकर जी हैं इनका संबंध दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से है। और यह प्रश्न आता है दोस्तों, मेधा पाटकर जी जो हैं प्रसिद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणिक रह चुकी हैं, और इनका जन्म जो है दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। और मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी, मेधा पाटकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है मेरे प्यारे मित्र। जो पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण एक भौतिकवादी सोच है, पर्यावरणीय चेतना का भाव है, भोगवादी प्रवृत्ति है, या इनमें से सभी। तो पर्यावरणीय जो असंतुलन का कारण है वह दोस्तों ये सभी होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं दोस्तों, इनका मुख्य कारण पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के संसाधनों का अनुचित दोहन है। साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ अंधाधुनीकरण के कारण भी पर्यावरण का जो है संतुलन बिगड़ गया है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं क्या है असमय आ रही हैं, कोई निश्चित नहीं, कभी भी आ जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा होगा। रेशमी होगा, सूती होगा, पॉलिएस्टर होगा, या रेयान के होंगे। तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी की बात कर रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा जो है उसमें विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं, बैड एब्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वे उसमें विकिरण को परिवर्तित कर देते हैं तथा बहुत कम भाग ही अवशोषित करते हैं, जिससे अधिक गर्मी नहीं लगती है। और ग्रीष्म ऋतु के लिए जो सर्वोत्तम वस्त्र सूती होता है। सूती वस्त्र का निर्माण कपास से होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पर्यावरण एक स्रोत है, पर्यावरण एक स्रोत है, औषधि का स्रोत है, अधिगम का है, ऊर्जा का है, या इनमें से सभी है। तो पर्यावरण स्रोत इनमें से सभी का है। दोस्तों जानते हैं आप लोग, पर्यावरण, अधिगम, औषधि, ऊर्जा तीनों का स्रोत है। पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप औषधियों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावात्मक क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है दोस्तों, कौन सी धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है। ऐसी कौन सी धातु है जो अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है। लोहा धातु है, एल्युमिनियम है, चांदी है, या सोडियम होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद है। एनर्जी डाउन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा ही प्रकाश है। ऐसी कौन सी धातु है जो अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत की द्वारा संरक्षित करती है। वह आपकी दोस्तों चांदी है, चांदी है, ठीक है। कौन सी धातु है जो स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है, तो वह आपकी चांदी कहलाती है। और अगला प्रश्न है, जल समस्या का निराकरण संभव है। समुचित जल प्रबंध करके, जल अपव्यय रोक कर, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, या इनमें से सभी। तो जल समस्या का निराकरण जो है जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन जो है वाटर मैनेजमेंट तथा वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। दोस्तों दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन है, या नाभिकीय परिवर्तन। तो सभी लोग जानते हैं दूध से दही बनना
आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु नए पदार्थ में पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर आपने दूध में एक बार दही मट्ठा डाल दिया, वहाँ पे क्या होगा, दही क्या होता है, दूध फट जाता है, वो आप दही बन जाता है। क्या उसको फिर से आप दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन होगी। इस प्रकार दूध से दही की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दही से पुनः दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी होगी? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण शिक्षण को अगर बाल केंद्रित बनाना हो तो उसके लिए प्रभावशाली जो है विधि बागवानी विधि भी है, भ्रमण है, समूह कार्य है, या इनमें से सभी होगा? तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। पर्यावरण को बाल केंद्रित शिक्षा बनाना है तो सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक में क्या होता है, उत्सुकता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, 3-4 प्रश्न और देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? शिक्षार्थी केंद्रित, समुदाय केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित? तो बाल केंद्रित शिक्षण में के अर्थ में निम्न में से क्या नहीं होगा दोस्तों? समुदाय केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत आपका समुदाय केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र या शिक्षा ग्रहण करने वाले मुख्य केंद्र मानकर उसी के अनुरूप शिक्षण बिंदु एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसलिए समुदाय केंद्रित शिक्षण बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड क्या होगा, सेंट्रेड शिक्षण नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाती है? पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि आगमन विधि है, व्याख्यान विधि है, निगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है। तो पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि आपकी प्रयोगशाला विधि मानी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इस पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि, ठीक है, होगी। और सभी लोग जानते हैं इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है, इसलिए पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि आपकी प्रयोगशाला विधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, परिचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? पाठचर्या है दोस्तों, करिकुलम को अपेक्षाकृत प्रभावकारी अगर बनाना है तो इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर या विद्यालय स्तर पर? तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? तो यहाँ पर जिला स्तर ज़्यादा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, पाठचर्या यानी कि करिकुलम को, ठीक है, करिकुलम को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाना है तो जिला स्तर का निर्माण करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग सीमेंट? तो टीएलएम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है? टीएमएल का टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका तात्पर्य है शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामग्री है। शिक्षक शिक्षण अधिगम में श्यामपट्ट, चार्ट, ओएचपी यानी ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होते हैं, मॉडल आदि सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षक शिक्षिका शिक्षण विधि को सरल और रुचिकर बना सके। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे फीडबैक करके जरूर कमें। और हमारी जो मेहनत है दोस्तों, ये 30 प्रश्न तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, आप लोग पता है 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो हमारी मेहनत को दोस्तों खाली ऐसे नहीं जाने देना है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का।